हेलो फ्रेंड्स, करियर यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर 10 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है द सेंसस एंड द रीमेकिंग ऑफ पीपल। ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि सेंसस सिर्फ एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नहीं है, वो कई तरीके से कम्युनिटी फॉर्मिंग का काम करती है। सेंसस के थ्रू जो पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन होता है, जो कैटेगराइजेशन होता है, उसके थ्रू जो पॉपुलेशन है दैट कन्वर्ट इनटू ए पॉलिटिकल यूनिट। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मेन बात इस आर्टिकल में क्या है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जाम। सबसे पहले तो ये आर्टिकल कहता है कि देखिए पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन एक सिंपली एक न्यूमेरिकल एंड डेमोग्राफिक काउंट है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, पॉपुलेशन बस ये होती है कि किसी एक जगह पर रहने वाले इंडिविजुअल्स की संख्या कितनी है, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। जबकि पीपल, जो कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें भी लिखा हुआ है वी द पीपल। तो वी द पीपल क्या है? वी द पीपल इज ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉपुलेशन एक पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं है, पीपल एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है। ठीक है, इट इज़ ए कलेक्टिव एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। इट हैज़ ए कलेक्टिव एंड शेयर्ड आइडेंटिटी, पर्पस एंड वैल्यूज़ दैट गाइड्स सेल्फ गवर्नेंस। अब देखिए, जो इंडिया को फ्रीडम मिली थी तो उसके थ्रू हमने क्या पाया? एक तो हम रिपब्लिक बने, उसके थ्रू हम सॉवरेन बने, तो उसके थ्रू हमें सेल्फ गवर्नेंस मिली। ठीक है, अब जो पीपल हैं, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ये एक शेयर्ड आइडेंटिटी रखती है अपने पास, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है। कलेक्टिव आइडेंटिटी लाइक वी आर इंडियंस। ठीक है, पर्पज़ क्या है हमारा? टू डेवलप। ठीक है, टू डेवलप, ह्यूमनाइज एंड ग्रो। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हमारी कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम शेयर करते हैं। सेंसस जो है, फिर आर्टिकल आगे कहता है कि सेंसस एक्चुअली शेप्स सोसाइटी। सेंसस इज़ नॉट जस्ट ए न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, इट एक्चुअली शेप्स सोसाइटी बाई कैटेगराइजिंग पीपल बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स सी देमसेल्व्स एंड अदर्स। अब देखिए, सेंसस के थ्रू हम बता देंगे कि पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप्स में कितने लोग हैं, कितने लोग उस कास्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए उस कास्ट ग्रुप के जो लोग हैं दे विल सी देमसेल्व एज ए पॉलिटिकल यूनिट। ठीक है, एज ए पॉलिटिकल यूनिट दे विल फील एम्पावर्ड टू आस्क और डिमांड फॉर देयर राइट्स and specific duties by the government towards themselves. ठीक है, तो सेंसस इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स सी themselves and others. Census counts the population on the basis of various categories such as urban and rural categories के अर्बन में कितने हैं, रूरल में कितने हैं, कास्ट कैटेगरीज, लिटरेसी, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लिटरेट हैं, माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने माइग्रेंट लोग हैं, हाउसिंग। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ए स्नैपशॉट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड अपडेट द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। अब देखिए, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का भी ये एक पर्टिकुलर, एक कहेंगे तो एक स्नैपशॉट देती है, मतलब एक ग्लिम्स देती है कि जैसे बिहार से कुछ लोग दिल्ली माइग्रेट होके जाते हैं। अब दिल्ली में माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी और बिहार में माइग्रेंट जो पॉपुलेशन है वहाँ की थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, अब माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ने से दिल्ली में, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है वो शिफ्ट हो जाएगा कि अब ये जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो जाके सेटल होंगे दिल्ली में, तो वहाँ का जो डेमोग्राफिक काउंट है वो चेंज हो जाएगा। किस तरीके से पॉलिटिकल और जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको प्ले आउट करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेंसस प्रोवाइड्स ए स्नैपशॉट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड अपडेट्स द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। फिर ये आर्टिकल आगे कहता है कि द एक्ट ऑफ कैटेगराइजिंग पीपल कैन ऑल्टर आइडेंटिटीज़ एंड क्रिएट न्यू सोशल रियलिटीज़। अभी जो प्रेजेंट लेवल पे जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको चेंज कर सकता है। ठीक है, और नई सोशल रियलिटीज़ बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का मान लीजिए, अगर उसकी पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, अगर उसकी पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट लेवल से बढ़ जाती है, मान लीजिए किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 20% थी, अब ये बढ़ के 40% हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनकी जो आइडेंटिटी थी ना माइनॉरिटी की, वो चेंज हो सकती है, वो दैट दे विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड एज ए माइनॉरिटी, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर सबसेक्ट्स होते हैं, अब जैसे कि बुद्धिज़्म कोई ले लीजिए, जो बुद्धिस्ट्स लोग हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन जब सेंसस में निकल के आएगी कि कितनी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है या बढ़ी है, उसके हिसाब से वो अपने लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं या फिर जो भी उनके राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिक्वायर्ड लॉज हैं, उनको डिमांड कर सकते हैं। तो उनकी एक आइडेंटिटी जो है, एक माइनॉरिटी की आइडेंटिटी है, उसको और ज़्यादा इन्फोर्स करेगी, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वंस पीपल आर ऑफिशियली लेबल्ड एज माइग्रेंट्स, अर्बन पुअर और SC/ST, इट कैन इन्फ्लुएंस हाउ दे सी देमसेल्व्स एंड हाउ अदर्स ट्रीट देम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मोर पीपल स्पीक हिंदी इन चेन्नई और मदुरई नाउ देन 20 years ago. This is a natural trend, but documenting it officially can amplify its impact. अब देखिए, हिंदी भाषी लोग चेन्नई और मदुरई, मुंबई जैसे शहरों में 20 साल पहले के मुकाबले ज़्यादा हैं, तो दे कैन कम टुगेदर एंड कोएलिस एंड फॉर्म ए पॉलिटिकल यूनिट, ठीक है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के तौर पर खुद को बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो वहाँ की जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसमें एक वॉइस रेज करने के लिए उनमें एक स्ट्रेंथ आएगी, जिसके चलते जो भी डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स हैं वहाँ की लोकल सोसाइटी के, उसको वो चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। केरला हैज़ सीन लार्ज स्केल माइग्रेशन बट विदाउट प्रॉपर नंबर्स, इट्स ट्रू इम्पैक्ट इज़ अनसर्टेन। इसलिए भी सेंसस ज़रूरी है कि माइग्रेशन का प्रॉपर नंबर क्या है, उसकी वजह से जो वहाँ की लोकल सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट हो रहा है उसका पता नहीं चल पाता है। इम्पैक्ट होगा, जैसे माइग्रेंट्स आ रहे हैं किसी जगह से, तो वहाँ की सोशो इकोनॉमिक इक्वेशंस पर क्या असर पड़ता है, कितने रिसोर्स को वो लोग बर्डन कर रहे हैं, कितना रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, फिर वहाँ का जो क्राइम लेवल है वो कितना चेंज हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि माइग्रेंट्स की वजह से क्राइम ज़्यादा हो रहा, क्राइम बढ़ रहा है। दूसरा, फिर वहाँ का जो जॉब सिनारियो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, लाइक दैट। So these demographic changes like births, deaths, migration, language shifts carry political consequences, ठीक है। जब पॉलिटिकल यूनिट्स बन जाएंगे तो पॉलिटिकल अपीजमेंट भी उनका उस हिसाब से होगा और पॉलिटिकल टारगेटिंग भी उनकी होगी। जैसे महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चल रहा है कि मराठी बोलो नहीं तो छोड़ के जाओ, ठीक है। जो नॉन मराठी लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सनस हैं उनकी एक अलग पॉलिटिकल यूनिट है, ठीक है, उनको एज ए अलग पॉलिटिकल कैटेगरी देखा जा सकता है। तो कोई वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मराठी पीपल्स को अपीज करने के लिए इस तरीके के भाषण देगी, इस तरीके का बात बोलेगी कि नॉन मराठी पीपल शुड बी किक्ड आउट। और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जो नॉन मराठी स्पीकिंग पीपल है उनको सपोर्ट करेगी कि भाई दे आर माइग्रेंट्स, दे support our economy, they strengthen our business, so their rights should be protected, ठीक है। तो इसके एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फिर आर्टिकल बात करता है कि सिंपली रिकॉर्डिंग दीज चेंजेस इन ए सेंसस कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस, रिसोर्स एलोकेशन एंड पॉलिसी डायरेक्शन। फिर देखिए आर्टिकल बात करता है आगे कि देयर इज इशू ऑफ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन लिंक्ड विद सेंसस, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 81, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 कहता है, ये आउटलाइन करता है कि कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज़ लोकसभा, कि लोकसभा का कंपोजिशन क्या होगा। ये कहता है कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट होंगी 550, ठीक है, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड ए प्रोविजन फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि एक तो इसने मैक्सिमम स्ट्रेंथ बता दी, फिर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बताया कि टोटल स्टेट्स के जो हैं 530 मेंबर्स हो सकते हैं, 20 जो हैं यूटीज़ के होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर का भी इसमें क्लॉज है, ठीक है। फिर इसमें ये बात करते हैं कि जो सीट्स हैं
वो स्टेट्स के बीच में इस हिसाब से डिवाइड होंगी कि जो सीट्स टू पॉपुलेशन का रेशियो है वो सभी के बीच में समान रहे। ठीक है। फिर ये आर्टिकल ये भी कहता है, फिर इसका ये अगला आर्टिकल 82 है। ये आर्टिकल 82 कहता है कि हर सेंसस के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनका रीएडजस्टमेंट होगा। जो पार्लियामेंट में सीट्स अलोकेटेड हैं उनका रीएडजस्टमेंट होगा आफ्टर एवरी सेंसस। अब क्योंकि ये प्रोविज़न 1976 में फ्रीज कर दिया गया था, तो अभी तक ये इसका रीएडजस्टमेंट होना बाकी है और ये पेंडिंग है फॉर द अपकमिंग सेंसस। अब देखिए, बात होती है कि जो सीट्स का एलोकेशन है, अब ये तो बात की गई है कि सेंसस के हिसाब से रीएडजस्टमेंट होगा, लेकिन अब बात ये हो रही है कि सीट्स का एलोकेशन सिर्फ पॉपुलेशन के क्राइटेरिया पे ही नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन क्यों हो रहा है कि देखिए, कुछ स्टेट तो हैं जैसे यूपी, बिहार एंड एमपी, उनका बर्थ रेट देखिए अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा है और ओवर द टाइम उनकी पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है। लेकिन कुछ सदर्न स्टेट्स हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, उनका बर्थ रेट 2 से भी नीचे है। ठीक है, 2.0 से भी नीचे है और पिछले 20 सालों में उन्होंने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ में सिग्निफिकेंट रिडक्शन वो लोग लेके आए हैं। तो अगर पॉपुलेशन इज़ द ओनली क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सीट्स इन द लेजिस्लेचर, तो उससे क्या होगा कि जो स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम नहीं किया उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, और जो स्टेट हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर अच्छा काम किया और पॉपुलेशन ग्रोथ को कम किया है उनको सीटें कम मिलेंगी। तो रिप्रेजेंटेशन एक अनबैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मतलब नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कम होगा। ठीक है। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे कि सेंटर में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, ये बेसिकली डिपेंड हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स पर। वो ही एम्पावर्ड हो जाएंगे इतने कि वो किसी की भी चाहे तो गवर्नमेंट बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो सदर्न स्टेट के कंसर्न्स हैं वो एडिक्वेटली रेज नहीं हो पाएंगे, वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पावर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स पॉपुलस एंड पुअरर स्टेट्स। अब पुअरर स्टेट्स क्यों, कि ये ट्रेंड है कि पुअरर स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। तो पावर शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स पॉपुलस एंड पुअरर स्टेट्स। फिर है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर लिए गए हैं, अगर सिर्फ पॉपुलेशन ही सोल क्राइटेरिया हो जाए तो जो स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर लिए हैं और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है तो उसको एक तरीके से ये पनिशमेंट होगी। ठीक है। फिर है कि दिस इग्नोर्स द माइग्रेंट बर्डन्स, दिस इग्नोर्स द माइग्रेंट बर्डन्स। अब देखिए, होता क्या है कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर स्टेट्स हैं दे अट्रैक्ट लार्ज माइग्रेंट पॉपुलेशन फ्रॉम पुअर स्टेट्स। ठीक है। but their parliamentary representation would decrease even as their actual population load increases। अब जैसे केरल की ही बात कर लें तो केरल में मान लीजिए कि लेबर, वहाँ पर इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है। ठीक है। और वहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब ये लेबर कहाँ से आ रहा है, मान लीजिए बिहार, यूपी और एमपी, इन 3 स्टेट से माइग्रेंट लेबर निकल के केरल में जाके सेटल हो रहे हैं। ठीक है। अब ये माइग्रेंट लेबर्स अपना जो डोमिसाइल है, जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको चेंज नहीं करते हैं। ये अपना जो वोटर कार्ड है वो इन्हीं स्टेट्स का रहने देते हैं। तो ये लोग रह कहाँ रहे हैं, केरल में। ठीक है। रिसोर्सेज पे कहाँ पे बर्डन पड़ेगा, केरल के रिसोर्सेज के ऊपर। डेमोग्राफी किसकी चेंज हो रही है, केरल की, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब क्योंकि इन माइग्रेंट लेबर्स का जो डोमिसाइल है, ओरिजिनल डोमिसाइल, ये कहाँ का है, इन स्टेट्स का, तो ये केरल की जो इलेक्टोरल पॉपुलेशन है उसके काउंट में आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनका वोटर कार्ड तो केरल का है ही नहीं, इनका वोटर कार्ड रहेगा इनके पेरेंट स्टेट का, तो ये वहाँ के इलेक्टोरल काउंट में आएंगे ही नहीं। लेकिन केरल के ऊपर इनका सोशियो इकोनॉमिक बर्डन पड़ रहा है। ठीक है। तो एक तरीके से ये जो माइग्रेंट्स का बर्डन है, ये फार्मूला, पॉपुलेशन बेस्ड फार्मूला, उसको इग्नोर करता है। सो दिस क्रिएट्स ए रिप्रेजेंटेशनल मिसमैच, दैट इज मोर पीपल फॉर फ्यूअर सीट्स। मतलब लोग ज़्यादा हैं लेकिन सीट कम है।
क्योंकि ये माइग्रेंट के बर्डन को इग्नोर कर देता है। फिर है रीइंफोर्सिंग इनइक्वालिटी, ये एक बड़ा इशू है कि पॉलिटिकल पावर शिफ्ट टू स्टेट्स विद हाई बर्थ रेट्स एंड पुअर डेवलपमेंट। ठीक है, अगर पॉपुलेशन सोल क्राइटेरिया रहेगा तो जो पॉलिटिकल पावर है वो ऐसे स्टेट को ज़्यादा मिल जाएगी, ज़्यादा पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी, ज़्यादा सीट मिलेंगी लोकसभा में, जो ऑलरेडी पुअर हैं, जिनको बजट का एक लार्ज हिस्सा मिलता है, जो डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं और जहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है। ठीक है, सो दीज रीजन्स वुड हैव ग्रेटर से इन नेशनल पॉलिसी एंड पोटेंशियली लीडिंग टू मिसअलाइंड पॉलिसी प्रायोरिटीज़। मतलब जब इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स कर पाएंगे कि उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी बने, उनके फेवरेबल पॉलिसी बने। ठीक है, तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उन स्टेट्स को नहीं मिल पाएगा जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंटेन करने में रियल ग्रोथ दिखाई है, रियल काम किया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक एथिकल डिलेमा क्रिएट करता है। मतलब शुड द गवर्नेंस एफिशिएंसी, माइग्रेशन लोड एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बी फैक्टर्ड इनटू रिप्रेजेंटेशन और शुड रॉ नंबर्स अलोन डिसाइड द वेट ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये एथिकल डिलेमा क्रिएट करता है कि क्या हमें सिर्फ पॉपुलेशन को ही फैक्टर लेना चाहिए कि पार्लियामेंट में कितनी सीट होगी, या फिर हमें दूसरे फैक्टर्स जैसे गवर्नेंस एफिशिएंसी, माइग्रेशन लोड, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इनको भी फैक्टर करना चाहिए। अगर देखो इनको फैक्टर करेंगे हम तो इससे क्या होगा, एक नज मिलेगा। ठीक है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा दूसरे स्टेट्स के लिए भी कि हम भी डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, अब देखिए कास्ट सेंसस इज़ ए हिस्टोरिक टर्म। ठीक है, 1931 के बाद में कॉम्प्रहेंसिव कास्ट सेंसस अब होने जा रही है। यूजुअली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का इन्यूमरेशन हर सेंसस में होता था ऑफिशियली, लेकिन ओबीसीज, जनरल्स, है ना, एंड अदर रिलीजन्स का इन्यूमरेशन डिटेल में नहीं किया जाता था। तो 1931 में लास्ट कॉम्प्रहेंसिव कास्ट सेंसस हुई थी। उसके बाद अब जो सेंसस होगी वो होने जा रही है कॉम्प्रहेंसिवली। ठीक है, इसका लाइकली इम्प्लीकेशन क्या होगा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, देख लेते हैं। लार्ज क्या है मोटा मोटी तौर पर, रिवाइवल ऑफ कास्ट बेस्ड क्लेम्स। ठीक है, लाइक रिजर्वेशंस, कोटा एंड मोर राइट्स टू द कम्युनिटीज़ एंड प्रेशर टू रिवाइज 50% कैप ऑन रिजर्वेशन सेट बाय सुप्रीम कोर्ट एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इतना ही था। अगला आर्टिकल है देखिए हींग के ऊपर। ठीक है, एसाफोटिडा, इसको इंग्लिश में एसाफोटिडा भी कहते हैं। यह है द स्टोरी ऑफ हाउ एसाफोटिडा केम टू बी सक्सेसफुली कल्टिवेटेड इन इंडिया। एसाफोटिडा के ऊपर है ये स्टोरी, पूरा बताया गया है कि पुराने टाइम पर चरक संहिता में एसाफोटिडा का यूज क्या होता था और किस तरीके से ये ज़्यादा पॉपुलर होता गया, हेल्थ के क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड ऑल दैट। फिर इसमें फोकस करने वाली बात ये है हमारे पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में जानने की, और इससे रिलेटेड चीज़ हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, कि इसका सोर्स क्या है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, फिर ये किस प्लांट के किस पार्ट से निकाला जाता है, किस क्लाइमेट में ये उगता है, इंडिया में अगर पहली बार कल्टीवेट हो रहा है तो किस रीजन में ये कल्टीवेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने एज ए MCQ फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक हो सकता है। प्रीलिम्स में किस तरीके के MCQ इससे पूछे जा सकते हैं कि जैसे व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ हींग एसाफोटिडा। बोटेनिकल नेम है फेरिल्ला एसाफोटिडा। ठीक, हींग प्लांट्स नेचुरली ग्रो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। नेचुरली ये किस रीजन में ग्रो होते हैं, तो अभी तक देखिए हम मोस्टली जो हींग इंपोर्ट करते थे दैट इज़ फ्रॉम ईरान। ठीक है, ईरान, कजाकिस्तान ऐसे कंट्रीज से। तो सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट रीजन में हींग को कल्टीवेट किया जाता है। हींग थ्राइव्स बेस्ट इन विच काइंड ऑफ क्लाइमेट, किस तरह की क्लाइमेट में ये अच्छे से उगती है, ये उगती है कोल्ड एंड एरिड हाई अल्टीट्यूड रीजन्स। ठीक है, फिर रेजिन यूज्ड एज हींग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन पार्ट, प्लांट के कौन से पार्ट से हींग निकाला जाता है, ये निकाला जाता है रूट से।
तो देखिए इस तरह का प्लांट होता है, ठीक है। इसके ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये रूट का पोर्शन है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ से ये जो पेड़ को देखो काट देते हैं, तना वना कहीं से छील देते हैं तो गोंद टाइप का निकलता है, ठीक है। तो ये जो रूट है इसमें से ये गम टाइप का ये रेजिन निकलता है। इस रेजिन को सुखाते हैं तो हींग बनती है, ठीक है। क्या इंडिया में हींग मैन्युफैक्चर होती है? हाँ होती है। क्या इंडिया में हींग का कल्टीवेशन किया जाता है? अब किया जाता है, पहले नहीं होता था। हिमाचल प्रदेश में हींग का कल्टीवेशन अब से होने लगा है। फिर अगला आर्टिकल है, देखिए पेज नंबर 9 पर पब्लिश हुआ है। डिलिमिटिंग बाय इलेक्टर्स रादर देन पॉपुलेशन ऑफर्स ए फेयरर अप्रोच। डिलिमिटेशन का ये एक नया फार्मूला ऑफर करते हैं बाय ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टर्स। इलेक्टर्स देखिए क्या होते हैं, इलेक्टर्स होते हैं जो वोटर्स होते हैं वहाँ के, उस रीजन के जो वोटर्स होते हैं उनको इलेक्टर्स बोलता है, इलेक्टर्स बोला जाता है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर डिलिमिटेशन के बजाय ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टर्स डिलिमिटेशन किया जाए तो दैट इज़ ए मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो चलिए इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि ये एक बढ़ती हुई डिबेट है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को किस तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए। देखिए क्योंकि पॉपुलेशन से रिलेटेड कई सारे कंसर्न्स हैं। सदर्न स्टेट्स कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन सोल फैक्टर रहेगा फॉर डिलिमिटेशन तो हम डिसएडवांटेज में होंगे, ठीक है। तो कुछ जो थिंकर्स हैं वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को एज ए क्राइटेरिया मत बनाओ, एज ए इलेक्टर्स एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये किस तरीके से देखिए काम करेगा। इलेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं एक्चुअल वोटर्स, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्लूड्स माइनर्स एंड ऑल्सो एंड नॉन वोटिंग रेजिडेंट्स ऑल्सो। पॉपुलेशन सेंसस में जो पॉपुलेशन का काउंट होता है उसमें देखते हैं आप कि पास्ट 6 मंथ में आपका जो रेजिडेंशियल डेटा है उसको काउंट किया जाता है। वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं मांगते हैं, प्रूफ ऑफ डोमिसाइल नहीं मांगते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि आप 6 महीने से वहाँ पर कौन कौन रह रहा है, उसको एज ए रिजाइडिंग पर्सन काउंट किया जाता है इन सेंसस, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग काउंट हो जाएंगे जो वहाँ के इलेक्टर्स हैं ही नहीं, जिनका वहाँ के चुनावी माहौल से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल वोटर्स को हम काउंट करें ना डिलिमिटेशन के लिए कि जो वहाँ पर एक्चुअल वोटर हैं, जो वहाँ पर एक्चुअली वोट करते हैं, हम उनको काउंट करें भाई, ठीक है। तो इलेक्टर्स अवॉइड इश्यूज ऑफ अंडर रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन एंड सेंसस लैग, ठीक है। अगर हम इलेक्टर्स को एज ए बेसिस यूज करेंगे तो ये 3 इश्यूज जो हैं कि जैसे किसी ने वोटर कार्ड बनवाया ही नहीं, कोई माइग्रेंट होकर आया दूसरे स्टेट से 20 साल तक रहा लेकिन फिर भी उसने अपना वहाँ पे वोटर कार्ड नहीं बनवाया, ठीक है। तो वो वहाँ का इलेक्टर तो है नहीं लेकिन फिर भी 20 साल से रह रहा है, ठीक है। तो वहाँ की पॉपुलेशन में तो काउंट होगा। तो वो वहाँ की पॉपुलेशन तो बढ़ा रहा है लेकिन वहाँ पे वोटर नहीं है, लेजिटिमेट वोटर नहीं है वहाँ का, ठीक है। जब लेजिटिमेट वोटर नहीं है तो उसको वहाँ का रिप्रेजेंटेशन मिलने की क्या ज़रूरत है। क्यों वहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो वहाँ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर उसका बर्डन क्यों पड़े जब वो उसको चूज़ या डिनाई करने में कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसी माइग्रेंट्स का भी इशू इससे अवॉइड हो जाता है, ठीक है। तो डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन इलेक्टर्स अलाइंस बेटर विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ। अब देखिए इश्यूज़ क्या हैं, जो करंट इश्यूज हैं वो ये हैं कि डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे सदर्न स्टेट्स हैव 22.45% ऑफ इंडियाज इलेक्टर्स, मतलब इंडिया का टोटल वोटर जो है उसका लगभग 22.5% सदर्न स्टेट्स में है, और उसके मुकाबले उनको 23.8% लोकसभा सीट मिली हुई है, ठीक है, और 24.4% राज्यसभा सीट मिली हुई है। तो ये कहना कि डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है सदर्न स्टेट्स को, ये ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेटा तो ये कहता है। फिर अदर स्टेट्स का क्या है, अदर स्टेट्स हैव 71.2% इलेक्टर्स, ओनली 67% ऑफ लोकसभा सीट्स एंड 64.4% ऑफ राज्यसभा सीट्स, ठीक है। तो डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन तो देखिए है नहीं। अगर हम इलेक्टर बेस्ड मेथड को यूज करते हैं तो टोटल इलेक्टर्स का डेटा तो देखिए यही कहता है। अब मिथ बस्ट, अब कौन सी मिथ्स हैं जो कॉमन प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होती हैं कि एक तो ये है कि डिलिमिटेशन, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन का क्राइटेरिया क्या है कि देखिए डिलिमिटेशन के लिए कभी ये नहीं कहा गया कि दैट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है।
इसमें दूसरे क्राइटेरियाज को भी इंक्लूड किया गया था, जैसे वहाँ की टेरेन कैसी है, जियोग्राफी कैसी है, मिनिमम रिप्रेजेंटेशन और ऑलवेज द फैक्टर्स, एडिशनल फैक्टर्स। तो सिर्फ ये कहना कि डिलिमिटेशन में सिर्फ पॉपुलेशन ही वहाँ का पॉपुलेशन ही क्राइटेरिया है, तो ये गलत होगा। फिर सदर्न स्टेट्स जो क्लेम करते हैं कि हमें तो भाई फैमिली प्लानिंग के चलते पिनलाइज किया जा रहा है, हमने जो सिग्निफिकेंट जो एफर्ट्स लगाए हैं टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन, उसके लिए हमें पिनलाइज किया जा रहा है, हमें जबकि रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ओवर स्टेटमेंट है, क्योंकि आप इलेक्ट्रल डेटा देख लीजिए। इलेक्ट्रल डेटा ये कहता है कि कहीं से भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिला है। फिर रिफॉर्म्स क्या हैं? रिफॉर्म्स हैं, ये सजेस्ट करता है आर्टिकल कि इफ़ लोकसभा सीट्स आर इंक्रीज्ड टू 800, ठीक है, देन स्मॉल स्टेट्स रिटेन करंट रिप्रेजेंटेशन। सम लार्ज स्टेट्स लाइक राजस्थान, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 76% से बढ़ जाएगा, कर्नाटका का 60% से बढ़ जाएगा, तेलंगाना का 58% से बढ़ जाएगा। वुड गेन सिग्निफिकेंटली। This elector-based model would ensure a fairer balance between representation and actual voter strength। तो ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि जो डिलिमिटेशन का जो क्राइटेरिया है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर अगला आर्टिकल है रिगार्डिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर। ये आर्टिकल बात करता है कि वुमेन को एग्रीकल्चर में हमें क्यों एम्पावर करने की ज़रूरत है, क्यों वुमेन का रोल इतना इम्पोर्टेंट है, और वुमेन कितना पार्टिसिपेशन करती हैं एग्रीकल्चर में, और क्या स्टेप्स अभी तक लिए जा चुके हैं और क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को डिक्लेयर कर दिया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ठीक है, it is backed by 100 plus countries. This resolution was backed by 100 plus countries. This initiative recognizes the vital role of women in global agriculture and the gender specific challenges they face in agriculture। अब कौन से चैलेंज हैं जो women के द्वारा एग्रीकल्चर में फेस किए जाते हैं। सबसे पहला तो देखिए लैंड ओनरशिप है। विमेन काम ज़्यादा करती हैं लेकिन लैंड ओनरशिप उनकी बहुत कम है। जैसे विमेन कंट्रीब्यूट अराउंड 60 to 80% ऑफ फूड प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, जो मेल मेंबर है वो तो बाहर दूसरा नॉन एग्रीकल्चरल वर्क करने में निकल जाता है, लेकिन जो फीमेल मेंबर है फैमिली की, उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि वो घर पर रह के खेत में काम करें। ठीक है, सो दे कंट्रीब्यूट अराउंड 60 to 80% ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, इन इंडिया almost 80% of active women are engaged in agriculture, but only 14% own land। नेशनल फैमिली ऑफ हेल्थ सर्वे रिपोर्ट्स जस्ट इसके हिसाब से तो क्या है कि सिर्फ 8.3% वीमेन के पास ही लैंड ओनरशिप है। अब देखिए, ये तो गलत है ना, काम कोई और कर रहा है लेकिन लैंड का ओनर कौन है, कोई और है। ठीक है, लैक ऑफ लैंड ओनरशिप लीड्स टू लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस, उनको लोन वगैरह नहीं मिल पाता टाइम पे, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह की उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती। एक्सक्लूजन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, बैंक वगैरह से वो लोन नहीं ले सकते, तो कहाँ पैसे ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे, मनी लेंडर के पास। अब मनी लेंडर आपको पता है कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखते हैं, दूसरा फिर उनके टर्म्स उल्टे सीधे होते हैं, फिर कैलकुलेशन वगैरह में बेवकूफ़ बना देते हैं लोगों को। फिर है लोअर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, जब मनी ही नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर पाएंगे, वुमेन कैसे कर पाएंगे। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो एक तरीके से लिमिट हो जाता है। फिर आगे और क्या लिमिटेशन है कि जैसे एक्सेस टू रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन ऑफ्टन लैक मोबाइल फ़ोन्स, रेगुलर एक्सेस टू वेदर, क्लाइमेट एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन। इसकी वजह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी अडोप्शन नहीं हो पाता, इम्प्रूव्ड यील्ड नहीं हो पाती। ठीक है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड उनको नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसमें क्या किया जा रहा है कि स्किल अपग्रेडेशन किया जा रहा है वुमेन का, एंड रिसोर्स एक्सेस बढ़ाया जा रहा है। जैसे माइक्रो लोन्स उनको दिए जाते हैं अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्राइटेरिया। सब मिशंस ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, इसमें क्या है कि जो फार्म इक्विपमेंट है उस पर वुमेन फार्मर्स को 50 to 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसमें क्या है कि जो 30% बजट है
इस मिशन का वो वुमेन को एम्पावर करने के लिए ही ईयर मार्क किया गया है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए ही डिजिग्नेट किया गया है। फिर देखिए एक केस स्टडी है इस आर्टिकल में, इनएक्ट प्रोजेक्ट जो आसाम में चलाया गया। किसने चलाया? ये चलाया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, और गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने ये प्रोजेक्ट चलाया। इसमें क्या किया गया कि वुमेन फार्मर को एक्सेस दी गई क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए कि कब बारिश होगी, कब टेम्परेचर कैसा होगा, किस टाइम पर बुवाई करनी चाहिए, सोइंग करनी चाहिए, किस टाइम पर पानी लगाना चाहिए, लाइक दैट। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को अवेलेबल कराया गया, जैसे कि पेस्ट कंट्रोल के लिए को किस तरीके के नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। जो अर्थवर्म्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए गए टू इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड एरेशन ऑफ सॉइल। फिर है डिसीजन मेकिंग टूल्स उनको प्रोवाइड कराए गए, जैसे फ़ोन वगैरह दिया गया, ठीक है। फिर टू प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन विद ए जेंडर लेंस, वीकली एडवाइजरी इशू की गई वाया मैसेजेस ऑन फोन्स टू 300+ फार्मर्स। क्लाइमेट एडेप्टेशन इन्फॉर्मेशन दिया गया वुमेन्स को। टू प्रमोट फ्लड रेजिस्टेंस राइट वैरायटीज़, ठीक है, फ्लड रेजिस्टेंट राइस वैरायटीज़ उनको दी गई। स्मार्ट सीड प्रोडक्शन उनको दिया गया कि जैसे कुछ ऐसी वैरायटीज़ दी गई जिससे कि वो खुद ही अपना बीज पैदा कर सकें अगली फसल के लिए। लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन लाइक लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज किया गया। एंड न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया, लाइक मिलेट्स वगैरह उगाना और सब्जियां फल वगैरह उगाना, ठीक है। सिर्फ राइस एंड व्हीट को ही प्रमोट नहीं किया गया, बाकी जो अदर क्रॉप्स हैं उनको भी प्रमोट किया गया है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन प्रोफाइल, ठीक है। फिर इट इज़ ए कोलैबोरेटिव एफर्ट बाय WFP एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम। अब देखिए इसके की रिकमेंडेशंस क्या थे कि जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा that is essential for tailoring tools, credit and training and policy for women specific, मतलब women specific डेटा को डिसेमिनेट किया गया। फिर है एग्री वैल्यू चेन्स यहाँ पर क्रिएट किए गए, लाइक प्रमोट चेन्स लेड एंड मैनेज्ड बाय women, सपोर्ट कलेक्टिव एक्शन लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव्स। फिर फाइनेंशियल इकोसिस्टम में भी उनको इंक्लूड किया गया टू इम्प्रूव वुमेन्स एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एक्सेस पे भी फोकस किया गया, जैसे इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल एडवाइजरीज, मशीनरी एंड मार्केट लिंकेजेस, किस तरीके से वो अपना फाइनल प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेच सकती हैं, उसमें टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर सकती है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेके वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती हैं। इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर फोकस किया गया। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था डिस्कस करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।